हिंदी के विविध रूप। इसमें हमने अब तक राजभाषा, संपर्क भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी को देखा है। अब हम राष्ट्रभाषा को देखेंगे। प्रत्येक देश या प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है जो वहाँ की जनता की अभिरुचि, चित्तवृत्तियों के अनुकूल होती है। जनता की अभिरुचियों एवं चित्तवृत्तियों के निर्माण में देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष योगदान इसके अंतर्गत होता है। भाषा के माध्यम से इन परिस्थितियों का चित्रण तत्कालीन साहित्य में प्राप्त होता है। राष्ट्र की अखंडता तथा एकता का चित्रण भी इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही राष्ट्र की अखंडता, एकता के विधायक जो प्रमुख चार तत्व हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता, अतीत काल से ही भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है, जहां अनेक धर्मावलंबी जातियां विभिन्न सांप्रदायिक मतांतरों के साथ निवास करती रही है। अनेकत्व में एकत्व के सत्र निरूपण का कार्य हर समय के लिए भाषा करती आ रही है। परिणाम स्वरूप भारत में भी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय इकाई के रूप में अपनी छवि प्रदीप्त करती रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक भारत राष्ट्र की सीमाएं फैली हुई हैं। इनमें भारतीय ऋषियों, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से एकता के मूलभूत मंत्र को भौगोलिक धरातल पर प्रतिफलित करके मानव आत्मा के रहस्य का उद्घाटन करते रहे हैं। शंकराचार्य द्वारा प्रस्थापित चार पीठ, चार दिशाओं से इसी एकता का मंत्रोच्चारण करते रहे हैं। धर्म, दर्शन और राजनीति को जोड़ने का कार्य भी भाषा करती है। हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय झंडा होता है अथवा प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रगान होता है। वैसे अपने प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा भी होती है जो देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। उस भाषा को मोटे तौर पर हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जन अभिव्यक्ति का वह माध्यम हुआ करती है। जनता की विचारधाराओं, जनता की भावनाओं, जनता के रीति रिवाजों, जनता की परंपराएं और विश्वास, आस्थाएं भाषाओं के द्वारा ही प्रकट होते हैं। अंततः राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने का कार्य भी राष्ट्रभाषा ही करती है। भारत में प्रचलित प्राचीन काल से मध्य देशीय भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश राष्ट्रभाषा के पद पर निर्विवाद रूप में
अरुद्ध रही है। युगीन विचारधाराओं, कला, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि इन भाषाओं के माध्यम से ही जनमानस को प्रतिबिंबित करते रहे। राष्ट्रभाषा के साथ साथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ने राजभाषा के दायित्व का निर्वाह भी किया है। ये साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन भी थी और शासकीय क्रियाकलापों का माध्यम भी रही है। संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की राष्ट्रभाषा परंपरा के अंतर्गत हिंदी में 12वीं 13वीं शताब्दी में पदार्पण किया। यह ध्यान में रखना अनिवार्य होता है कि मध्य प्रदेश की लोकभाषा ही परंपरागत राष्ट्रभाषा होती रही है। प्रत्येक युग में अपनी आदर्श भाषा अथवा परिनिष्ठित भाषा के अतिरिक्त एक प्रचलित भाषा, बोलचाल की भाषा रहती आई है। जन सामान्य से इस प्रचलित भाषा का विशेष महत्व रहता है। इसे लोक भाषा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत से ही हर जगह पर हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा बनती रही है। यहाँ पे भी हमें इस राष्ट्रभाषा को लेकर विचार करना अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। शब्दार्थ की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं वे सभी राष्ट्रभाषाएं कही जा सकती हैं। जैसे भारत में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि इस राष्ट्र की ही भाषाएं हैं। परंतु पारिभाषिक अर्थ में किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है, जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रभाषा किसे कहा जा सकता है, तो राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधने का काम जहां पे करती है वहीं पर राष्ट्रभाषा होती है। वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रभाषा यह शब्द बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। राष्ट्र की संकल्पना में मातृभाषा, राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा तथा राजभाषा आदि का समाहार हो जाता है। राष्ट्रभाषा को लोक भाषा या लिंग्वा फ्रांका भी कहा जा सकता है। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर अमरदास जी देशमुख जी ने कहा है अपने ग्रंथ के अंतर्गत, किसी भी देश में एक से अधिक भाषाएं होती हैं, किंतु पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक ऐसी भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। डॉक्टर अमरदास देशमुख जी की परिभाषा के अंतर्गत या राष्ट्रभाषा के विचारों के अंतर्गत स्पष्ट ये झलकता हुआ दिखाई देता है कि अनेकता में एकता जहां जिस भाषा के अंतर्गत होती है, अनेक जातियों के, अनेक संप्रदाय के, अनेक धर्मों के लोग एक जगह पर रहते हैं, बल्कि एक ही भाषा का जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, समझते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। इसी प्रकार का विचार डॉक्टर अमरदास देशमुख जी की परिभाषा के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। राष्ट्रभाषा जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण देश में विचार विमर्श हो सके, जो अंतर प्रादेशिक हो और जिसमें सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता हो।
इस प्रकार की दूसरी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की हमें दिखाई देती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करेगा। राष्ट्रभाषा वह है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के दृष्टिकोण से, कि राष्ट्रभाषा वह है जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करे। सामान्यतः या मुख्य तौर पर, आम तौर पर जिस भाषा का प्रयोग संपर्क अथवा अन्य व्यवहार में समस्त राष्ट्र एक से अधिक लोग करते हैं, एक से अधिक लोग नहीं, एक से बढ़कर अनेकों लोगों तक वो प्रचलित है, बोल सकते हैं, व्यक्त करते हैं, जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग लिख बोल तथा समझ सकते हैं, लिख बोल तथा समझ सकते हैं, जो भाषा राष्ट्र की आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती हो, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत बनकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगता है, तब वह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है।